हेलो चैंपियंस। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा डिमांडिंग टॉपिक है इनकम फ्रॉम सैलरी। एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप जानते हैं। इसके वेटेज आपको मालूम है कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 3 सेक्शन 15, 16 और 17, ये 3 सेक्शन है सैलरी में। सबसे पहले सेक्शन 15 चार्ज लेकर आता है, जो बताता है कि कोई भी इनकम सैलरी कब मानी जाएगी। सेक्शन 16 में आप जानते हैं कि 3 डिडक्शंस दिए जाते हैं, स्टैंडर्ड डिडक्शन, प्रोफेशनल टैक्स के लिए और एंटरटेनमेंट अलाउंस के लिए डिडक्शन। और 17 बताता है मीनिंग ऑफ सैलरी। इसके साथ बहुत सारे रूल्स यूज किए जाते हैं, जैसे परक्विजिट्स की वैल्यूएशन के लिए सेक्शन 10 इस्तेमाल किया जाता है, अलाउंसेस की एग्जम्पशन के लिए। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सेक्शन 15। सेक्शन 15 को अगर मैं क्रक्स में समझाना चाहूं तो पहली बात यह कहता है कि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशन होना जरूरी है, तभी इनकम को हम सैलरी मानेंगे। फिर वो एम्प्लॉयर फॉर्मर एम्प्लॉयर भी हो सकता है, प्रेजेंट एम्प्लॉयर भी पॉसिबल है। इसी वजह से हम कहते हैं कि जो पेंशन हमें मिल रही है वो सैलरी हेड में टैक्सेबल होगा। यही रीजन है। राम रिटायर हुआ तो उसके पुराने एम्प्लॉयर से उसे पेंशन दिया जा रहा है, तो पेंशन किस हेड में जाएगा? सैलरी। हाँ, राम की अगर मृत्यु हो जाती है और लीगल हेयर को पेंशन मिलता है, फैमिली पेंशन बोलते हैं, वो सैलरी में नहीं जाएगा, क्योंकि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशन खत्म हो गया, एम्प्लॉय की डेथ हो गई, तो वो अदर सोर्सेज में जाएगा। लेकिन पेंशन एम्प्लॉय को अगर मिले तो कहां जाएगा? सैलरी। इसी वजह से दूसरी बात, सेक्शन 15 कहता है कि सैलरी अगर ड्यू हो जाए तो भी टैक्सेबल है, और अगर सैलरी एडवांस में आपको मिले जो बाद में ड्यू होगा फ्यूचर में कभी, वो भी टैक्सेबल है। इसी वजह से हम कहते हैं, इसे इसे कहते हैं चार्जिंग सेक्शन में कहते हैं कि सैलरी विल बी टैक्सेबल ऑन द बेसिस ऑफ ड्यू यानी अक्रूवल, और कैश यानी रिसीट, विच एवर इज अर्लियर। तो सेक्शन 15 के अभी तक के क्रक्स को अगर मैं बोलूं तो ये है क्रक्स। इसी वजह से जब आप सैलरी शीट देखते हो तो वहां पर आप एडवांस सैलरी भी लाते हो। हाँ, जब ये इन फ्यूचर ड्यू होगा तो दोबारा से टैक्सेबल नहीं होगा। एग्जाम्पल के तौर पे, अगर एक व्यक्ति को 24-25 में 12 महीने की सैलरी ड्यू होती है, रिसीव भी हो जाता है, साथ में उसे अगले साल अप्रैल की सैलरी यहां पर एडवांस में मिल जाती है, एडवांस में, तो हम इस व्यक्ति की इनकम बनाएंगे 50,000 12 महीने की सैलरी, और 1 महीने का एडवांस 6,50,000 उसकी ग्रॉस सैलरी होगी। टैक्सेबल अभी हम नहीं निकाल रहे, ग्रॉस सैलरी। अब यहां पर मुझे यह दिखाना है कि जब नेक्स्ट ईयर में उसकी सैलरी में कैलकुलेट करूंगा, जब मैं नेक्स्ट ईयर में उसकी सैलरी कैलकुलेट करूंगा तो वहां सिर्फ 11 महीने की सैलरी कैलकुलेट करूंगा, ना कि 12 महीने की। क्योंकि 1 महीने की सैलरी एडवांस बेसिस पे ऑलरेडी पिछले साल टैक्स हो चुका है, तो 2 बार टैक्स नहीं होगा, लेकिन अर्लियर स्टेज पर टैक्सेबल हो जाता है। एक और छोटी सी बात यहां डिस्कस करनी है। मान लीजिए 4 साल 5 साल पहले पुरानी कोई अरियर्स आज मिल रही है, तो वो सैलरी तो लास्ट 4 साल पुरानी है, तो क्या वो उस ईयर में टैक्सेबल नहीं हुई होगी? चांसेस हैं कि टैक्सेबल हो गई हो। अब वो मुझे मिला है, ऐसे में क्या ये दोबारा टैक्सेबल होगा? नहीं। लेकिन अगर क्वेश्चन कहता है अरियर्स ऑफ सैलरी रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर, और ये जिस ईयर से रिलेट करता है उस ईयर टैक्सेबल नहीं था, तो नाउ इट इज टैक्सेबल। ये तब होता है जब मैं आपको बोलता हूं कि जैसे पे कमीशन बैक डेट से आपको सैलरी इंक्रीज करके देता है, तो एग्जाम में आपको फोकस क्या करना है? अगर वो लिखता है अरियर्स ऑफ सैलरी रिसीव्ड ड्यूरिंग करंट ईयर, प्रीवियस ईयर, टैक्स्ड अर्लियर ऑलरेडी, तो आप इनकम में ना शामिल करो।
और लिखा होता है नॉट टैक्स्ड अर्लियर, तो इनकम में शामिल करो। अगर वो सिर्फ ये कह दे अरियर्स ऑफ सैलरी रिसीव्ड ड्यूरिंग रेलिवेंट प्रीवियस ईयर, और ये नहीं पता चल रहा कि पहले कभी टैक्सेबल था कि नहीं, तो आपकी अजम्पशन होनी चाहिए नॉट टैक्स्ड अर्लियर। क्या होनी चाहिए, बोलो मेरे साथ, अजम्पशन होनी चाहिए नॉट टैक्स्ड अर्लियर। ओके, वापस आते हैं जहां हम पढ़ रहे थे। सेक्शन 15 में एक तो ये बातें कही गई हैं जो अभी तक हमने डिस्कस किया, इन दोनों से हमने पता लगाया ड्यू और रिसीट विचएवर इज अर्लियर। लास्ट में लिखा है अरियर्स भी टैक्सेबल करंट ईयर में होगा अगर पहले टैक्सेबल नहीं हुआ था। एक्सप्लेनेशन कहता है कि एक बार आप एडवांस टैक्स कर चुके तो ड्यू बेसिस पर दोबारा टैक्स नहीं करोगे उसे, वो भी हमने देख लिया। एक्सप्लेनेशन 2 कहता है कि जो फर्म से एलएलपी से पार्टनर को सैलरी मिल रही है, बोनस कमीशन मिल रहा है, सिंस एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशन नहीं है, दैट्स व्हाई इट इज नॉट टैक्स्ड अंडर सैलरी हेड, इट विल बी टैक्सेबल अंडर द हेड पीजीबीपी। तो सेक्शन 15 क्लियर है मुझे लगता है। यहां मैंने ये फॉर्मेट दिया है कि सैलरी में हम परक्विजिट्स भी लेते हैं, अलावेंस भी लेते हैं, रिटायरमेंट बेनिफिट्स भी लेते हैं, फिर डिडक्शंस भी 16 की देते हैं, और ये मैंने एक क्वेश्चन आपको अभी समझाया थोड़ा सा। फॉर्मेट है, फॉर्मेट में बच्चों से ये मुझे कहना है, चैंपियन से ये कहना है, बच्चे चैंपियन चैंपियन, कि फॉर्मेट को लेकर आप उलझे होते हो कि क्या हम अलावेंसेस को एक साथ लिखें एग्जाम में, बोनस कहां लिखें, बीच में परक्विजिट्स आ गया, फिर बाद में अलावेंस आया, क्या करें। तो मैं आपसे कहना चाहूंगा कि एग्जाम में आप इन चीजों की टेंशन मत लेना। एग्जाम में पहले बेसिक सैलरी लिखना, अगर डीए है तो डीए लिखना, बेसिक सैलरी डीए। इसके बाद आप टेंशन मत लेना, क्वेश्चन सिक्वेंसली फॉलो करना, जो जो बोलता जा रहा है आप उसका ट्रीटमेंट करते चले जाओ। आपने कमीशन लिख दिया, पहले बोनस लिख दिया, बाद में अलावेंस लिख दिया, पहले परक्विजिट्स लिख दिया, बाद में फिर अलावेंस लिख दिया, दो अलावेंस पहले लिख दिया, दो बाद में लिख दिया। आप इन चक्करों में ना पड़ो कि इसमें स्कोर कम मिलेगा, ऐसा नहीं है। बेसिक डीए लिख दो, उसके बाद जो क्वेश्चन जैसे जैसे बता रहा है वैसे वैसे ट्रीट करते चलो, बिना टेंशन के। बहुत कुछ है टेंशन लेने के लिए, ये बेकार चीजों में टेंशन नहीं लेना। तो यहां एक छोटा सा फॉर्मेट दे दिया है मैंने। वैसे देखिए, अलावेंसेस में अगर एग्जाम्पशन है तो आप इनर कॉलम में लिखोगे और एग्जाम्पशन माइनस करके आउटर कॉलम में टैक्सेबल लिखोगे। रिटायरमेंट बेनिफिट्स जैसे ग्रेचुटी है, लिव इनकैशमेंट है, पेंशन कम्यूटेड है, प्रोविडेंट फंड है, अगर वो एग्जम्प्ट है तो आप इनर कॉलम में लिख के एग्जम्पशन माइनस करोगे, आउटर में बचा हुआ अमाउंट लिख दोगे। परक्विजिट्स की वैल्यू लिखी जाती है तो वो सीधा आउटर कॉलम में जानी चाहिए। कैलकुलेशन के लिए वर्किंग नोट रेफर कर सकते हो, वर्किंग नोट जितना रेफर करो उतना अच्छा है। जो भी कैलकुलेशन ट्रिकी है उसको यहां मत करो, वर्किंग नोट में रेफर करके जगह छोड़ दो, और एक एक करके वर्किंग नोट कंप्लीट करते जाओ और वहां पर फिल करते जाओ, आपका टोटल कंप्लीट हो जाएगा सैलरी। डिडक्शंस 3 आप यहां लिखोगे। क्या डिडक्शंस के सेक्शन 16 लिखें या क्लॉज भी साथ में लिखना जरूरी है? बहुत जरूरी है क्लॉज लिखना। एक गिने चुने सैलरी में 2-3 सेक्शन रखते हैं, वो भी उसमें भी आलस, उसमें भी कंजूसी। चलिए अलावेंस से शुरू करते हैं बेटा। अलावेंस को मैंने ग्रुप में डिवाइड किया है, ग्रुप। इस ग्रुप में आपको एचआरए नहीं मिलेगा, क्योंकि एचआरए की तो कैलकुलेशन आप जानते हो अलग से है, ट्रिकी है, मुश्किल है, वो हम अलग सीखेंगे। अलावेंसेस, फर्स्ट ग्रुप में जितने अलावेंस आपको दिख रहे हैं ये फुल्ली टैक्सेबल है। डियरनेस अलावेंस, सर्वेंट अलावेंस, स्प्लिट ड्यूटी अलावेंस, टेलीफोन, ड्रेस। ध्यान रखिएगा यहां ड्रेस लिखा है, यूनिफॉर्म नहीं। यूनिफॉर्म सेकंड ग्रुप में आ रहा है। यूनिफॉर्म और ड्रेस में क्या फर्क है? यूनिफॉर्म सेम कलर, सेम फॉर्मेट, ये सभी स्टाफ को दिया जाता है, प्रोवाइड किया जाता है, ये यूनिफॉर्म है।
और ड्रेस में आप अपना जो भी ड्रेस पहनते हो, जो भी आप ड्रेस पहनते हो, उसके मेंटेनेंस के लिए आपको ड्रेस अलाउंस मिल सकता है। यहां पर ध्यान रखना है कि कई बार क्या होता है कि यूनिफॉर्म और ड्रेस में एग्जामिनर आपको कंफ्यूज कर देगा। भाई आपको मैंने कहा ड्रेस अलाउंस लिखा होगा, ग्रुप 1 में लाना, फुल्ली टैक्सेबल। यूनिफॉर्म लिखा होगा, ग्रुप 2 में आएगा, एक्चुअल एक्सपेंडिचर इनकर्ड, ऑफिस पर्पज से एग्जम्प्ट, बाकी टैक्सेबल। सेकंड ग्रुप का यही काम है। सेकंड ग्रुप में ट्रैवलिंग अलाउंस, डेली अलाउंस, कन्वेंस अलाउंस, हेल्पर अलाउंस, एकेडमिक अलाउंस, रिसर्च अलाउंस, प्रोफेशनल डेवलपमेंट अलाउंस और यूनिफॉर्म अलाउंस। इसका ट्रीटमेंट है कि एम्प्लॉय इस अलाउंसेस को ऑफिशियल पर्पज से जितना एक्चुअल में खर्च करेगा वो एग्जम्प्ट है, बाकी टैक्सेबल है। अब मैं बात कर रहा था यूनिफॉर्म ड्रेस के बीच में। ड्रेस अलाउंस लिखा है पहली कैटेगरी में, यूनिफॉर्म लिखा है दूसरी कैटेगरी में। एग्जामिनर आपको परेशान करेगा, वो कहेगा कि कंपनी में ड्रेस कोड है कि जो भी लेडी महिला वर्कर हैं, एम्प्लॉय हैं, वो साड़ी में आए और जो जेंट्स हैं वो शर्ट पैंट कोट में आए। और इसके लिए कंपनी ड्रेस अलाउंस प्रोवाइड करती है। तो एकदम से आपका मन विचलित हो जाएगा कि यार ये यूनिफॉर्म है, ये यूनिफॉर्म नहीं है, ये ड्रेस कोड है। साड़ी कोई भी कलर की पहन सकते हैं, शर्ट पैंट कैसा भी पहन सकते हैं, जीन्स नहीं पहनना है, कोड का ये मतलब हुआ। तो अलाउंस, यूनिफॉर्म और ड्रेस, इसमें फर्क आपको थोड़ा सा फील हो रहा है। यहां वैसे मैंने लिख दिया है कि एग्जामिनर तंग ना करे कि ड्रेस कोड कहीं दिया हुआ है तो वो यूनिफॉर्म नहीं है, वो कैटेगरी 1 में आएगा और उसमें टैक्सेबिलिटी बनेगी, उसमें एग्जम्पशन नहीं मिलेगा। ठीक है, ओके। अब यहां पर आपको मैं दो अलाउंसेस के ऊपर डिस्कशन करना चाहूंगा। एक ट्रांसपोर्ट अलाउंस। देखिए ट्रांसपोर्ट अलाउंस फर्स्ट कैटेगरी में भी आ सकता है, मतलब फुल्ली टैक्सेबल, और थर्ड कैटेगरी में भी मैंने ट्रांसपोर्ट अलाउंस रखा है, मतलब एग्जम्प्ट 3200 रुपए पर मंथ तक, अप टू। तो ट्रांसपोर्ट अलाउंस दोनों जगह है। रुकिए, इसके बाद पहले मैं आपको थोड़ा और कंफ्यूज कर दूं। 3 अलाउंसेस आपको मैं दिखाता हूं, एक ट्रांसपोर्ट, एक ट्रैवलिंग और एक कन्वेंस। ये तीनों अलाउंस सिमिलर साउंड करते हैं, ट्रैवलिंग, कन्वेंस, ट्रांसपोर्ट। तो पहले तो इसके बीच के फर्क को जानना पड़ेगा ताकि एग्जाम में आप गलती ना करें। इसके बीच का फर्क क्या है? देखिए, घर से ऑफिस और ऑफिस से घर आने जाने के लिए जो मिलता है वो कहलाता है ट्रांसपोर्ट अलाउंस। तो मान लीजिए अगर एग्जामिनर ने आपको कन्वेंस अलाउंस लिखा बट ब्रैकेट में उसका फीचर, उसकी आत्मा, उसका सोल ट्रांसपोर्ट है, ऐसा परेशान कर देते हैं कई बार। वो कहते हैं कन्वेंस अलाउंस, ब्रैकेट में लिखते हैं गिवन फॉर द पर्पस ऑफ कम्यूटिंग बिटवीन ऑफिस एंड होम। अब आपको साफ दिख रहा है कि ऑफिस और घर के बीच में आने जाने के लिए दिया जा रहा है, नाम कन्वेंस रख दिया। कहना नाम में क्या रखा है, आत्मा तो ट्रांसपोर्ट की है, तो ट्रांसपोर्ट की तरह ट्रीटमेंट करेंगे। देखिए, सिर्फ कन्वेंस लिखा है तो कन्वेंस, सिर्फ ट्रैवलिंग लिखा है तो ट्रैवलिंग, सिर्फ ट्रांसपोर्ट लिखा है तो ट्रांसपोर्ट, लेकिन उसके साथ फीचर वो दे देगा, तो फीचर देखकर आप डिसाइड करना कि ये क्या है। ठीक है, अब ट्रांसपोर्ट अलाउंस फर्स्ट कैटेगरी में आ रहा है और थर्ड में भी आ रहा है। अगर अपाहिज, अपंग एम्प्लॉय है, डिसेबल एम्प्लॉय है, ब्लाइंड है, चाहे आप डिसेबल हो आंखों से, कान से, जबान से या शरीर के किसी भी अंग से, अगर आप डिसेबल हैं और आपको किसी को भी, भगवान ना करे कोई डिसेबल हो, वो डिसेबल है और उनको ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिल रहा है,
तो एग्जम्पशन दी जाएगी, ये थर्ड कैटेगरी में आएगा, और एग्जम्पशन दी जाएगी 3200 पर मंथ तक। तक का मतलब है अगर आपको किसी को 3000 रुपए मिल रहा है तो 3000 की एग्जम्पशन है पर मंथ, 2000 मिल रहा है पर मंथ तो 2000 एग्जम्प्ट है, 5000 पर मंथ मिल रहा है तो 3200 पर मंथ एग्जम्प्ट है, बाकी टैक्सेबल है। ओके, अब अगर ट्रेवलिंग और अब अगर एम्प्लॉय स्वस्थ है, मतलब कि डिसेबल नहीं है, सीधी बात है डिसेबल नहीं है, स्वस्थ तो बोलना अलग हो जाएगा, डिसेबल नहीं है, तो वो फर्स्ट कैटेगरी में आएगा ट्रांसपोर्ट अलाउंस, एंड दैट विल बी फुल्ली टैक्सेबल, दैट विल बी फुल्ली टैक्सेबल। आप अगर यही सोच रहे हो कि सर न्यू टैक्स रेजिम ओल्ड टैक्स रेजिम वाली बात भी बता दो, आएंगे आएंगे आएंगे, पहले जैसे चला रहा हूं वैसे सुनो। ओके, तो फर्स्ट कैटेगरी में जो भी अलाउंस है फुल्ली टैक्सेबल है। ट्रांसपोर्ट के बारे में बता दिया, कब फर्स्ट में आएगा कब थर्ड में आएगा। यहां एक और अलाउंस की चर्चा करना चाहूंगा मैं, एंटरटेनमेंट अलाउंस। एंटरटेनमेंट अलाउंस क्वेश्चन में दिखते ही आप सीधा आउटर कॉलम में लिख देना, फुल्ली टैक्सेबल, एग्जम्पशन नहीं होती। एंटरटेनमेंट अलाउंस की एग्जम्पशन नहीं होती, डिडक्शन मिल सकता है उनका, तो डिडक्शन को आप ऊपर नहीं शो करोगे, ग्रॉस सैलरी कैलकुलेट करके उसके बाद सेक्शन 16 क्लॉज नंबर 2 में आप इसका डिडक्शन दे सकते हो अगर एम्प्लॉय गवर्नमेंट है तो, और अगर एम्प्लॉय प्राइवेट है तो डिडक्शन है ही नहीं, फुल्ली टैक्सेबल। चाहे गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी हो, पहले एंटरटेनमेंट अलाउंस आउटर कॉलम में फुल्ली टैक्सेबल दिखाना है। प्राइवेट एम्प्लॉय का क्वेश्चन आया, एंटरटेनमेंट अलाउंस आया, सीधा फुल्ली टैक्सेबल। गवर्नमेंट एम्प्लॉय का क्वेश्चन आया, एंटरटेनमेंट अलाउंस सीधा फुल्ली टैक्सेबल, ग्रॉस सैलरी, ग्रॉस सैलरी के बाद 16(2) का डिडक्शन कितना, 5000 रुपए, एक्चुअल अलाउंसेस और बेसिक सैलरी का 20% विच एवर इज लोअर। आगे भी हम दोबारा कर लेंगे, यहां भी बता दिया। अब आइए सेकंड कैटेगरी। सेकंड कैटेगरी के जो अलाउंसेस हैं, ट्रैवलिंग है, डेली है, कन्वेंस है, हेल्पर है। सर ट्रैवलिंग कन्वेंस में फर्क, जनरली जो कन्वेंस है वो लोकल ट्रांसपोर्टेशन के लिए होता है, ऑफिस के काम से ही आपको लोकल कहीं भेज रहे हैं तो कन्वेंस, और आउट स्टेशन भेज रहे हैं तो ट्रैवलिंग। अब आपके मन में आ गया कि ट्रैवलिंग और कन्वेंस ऑफिस के काम से है, यहां भी एक गड़बड़ी हो सकती है। लॉ में लिखा है कि अगर एक एम्प्लॉय का ट्रांसफर किया गया है एक शहर से दूसरे शहर, तो जब वो अपना सारा सामान ट्रांसपोर्ट करेगा दूसरे शहर, अपना सारा सामान ट्रांसपोर्ट करेगा, पैकिंग चार्जेस है, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस है, पर्सनल सामान सब भी तो ले जाएगा ना दूसरे शहर, उसके लिए भी उसे ट्रैवलिंग अलाउंस दिए जाते हैं, और उसमें भी एक्चुअल एक्सपेंडिचर जितना वो खर्च करेगा वो एग्जम्प्ट होगा, क्योंकि है तो ऑफिस पर्पस, मैंने थोड़ी घूमने जाना है, ऑफिस ने मेरा शिफ्टिंग कर दिया कि आप दूसरे शहर में पोस्टेड हो, तो मेरे सब सामान को भी तो भेजना पड़ेगा ना, तो वो जो पर्सनल भी सामान बिलोंगिंग्स भी जो जा रहा है उसके एक्चुअल खर्चे भी एग्जम्पशन में आएंगे। ये थोड़ा सा ट्रिकी था, ध्यान रखिएगा। तो लिखा हुआ है यहाँ पर ट्रैवलिंग अलाउंस ग्रांटेड टू मीट कॉस्ट ऑफ ट्रेवल, ऑफिस टूर है या ट्रांसफर किया गया है, और ट्रांसफर में जो भी खर्चा आपने किया है पैकिंग के लिए, टूर ट्रेवल के लिए, वो सब इसमें एग्जम्पशन में शामिल होगा। एकेडमिक अलाउंस आपकी पढ़ाई की बात हो रही है, रिसर्च अलाउंस आपके रिसर्च की बात हो रही है, प्रोफेशनल डेवलपमेंट अलाउंस आप अपने प्रोफेशनल स्किल को डेवलप कर रहे हो उसकी बात हो रही है। ये सारे खर्चे आप एक्चुअल जितना करोगे एग्जम्प्ट है, बाकी टैक्सेबल है। थर्ड कैटेगरी में चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस 100 रुपए पर मंथ 2 बच्चों तक एग्जम्प्ट है, हॉस्टल अलाउंस 300 पर मंथ पर चाइल्ड 2 बच्चों तक एग्जम्प्ट है। यहां पर एग्जाम में क्या गलती करेंगे आप वो सुनिए। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस में 2-3 गलतियां हैं, मैं सारा इकट्ठा बता देता हूं। पहली गलती, अगर मुझे 3 बच्चों के लिए मिल रहा है 227 पर मंथ फॉर 3 चिल्ड्रन, तो
पहली गलती ये हो जाती है कि हमें ऐसा लगता है कि ये 270 पर मंथ पर चाइल्ड है, पर चाइल्ड तो नहीं लिखा। तो कहीं आपने चिल्ड्रन एजुकेशन अलावेंस ऐसे लिख दिया, 2 बच्चों तक एग्जाम्प्ट लिख दिया, आउटर कॉलम में टैक्सेबल लिख दिया, तो एक तो ये आपसे गलती हो गई। फिर क्या है कि मान लीजिए आपने कहा कि नहीं सर हम इतने बेवकूफ नहीं है, 270 पर मंथ लिखा है, पर चाइल्ड थोड़ी लिखा है, तो हमें मालूम है सर कि 270 3 बच्चों का है। तो आपने फिर क्या किया, आपने थोड़े होशियारी दिखाई, 270 गुने में 12, मल्टीप्लाई 3 नहीं किया, बिकॉज आपको मालूम है कि ये 270 पर चाइल्ड तो नहीं है। फिर आपने एग्जम्पशन में 100 रुपए पर मंथ पर बच्चा 2 बच्चों तक एग्जम्प्ट कर दिया, बाकी टैक्सेबल कर दिया। देखिए ये भी गलत हो गया। पहला तो सफा गलत है, बट दूसरा भी सही नहीं है। रीजन, आप यहां पर यह मिस कर रहे हैं कि एक बच्चे के लिए कितना मिल रहा है। ये मिस कर रहे हैं। और जब एक के लिए 90 मिल रहा है तो एग्जम्पशन 100 नहीं दे सकते आप। तो मैं हमेशा रेकमेंड करता हूं स्टूडेंट्स को कि जब भी चिल्ड्रन एजुकेशन चिल्ड्रन हॉस्टल अलावेंस आए तो ऑलवेज आप देखो आपको कितना मिल रहा है, ये फैक्ट है, ये सही है, लेकिन आप ऑलवेज ऐसे लिखो। हमेशा इस फॉर्मेट में लिखो। इससे क्या होगा, जब आप एग्जम्पशन दे रहे होंगे 100 रुपए 12 से गुना करके 2 बच्चों का, तो आपके तुरंत दिमाग में स्ट्राइक करेगा कि 100 की एग्जम्पशन कैसे होगी। अगर मिल ही 90 रहा है तो 90 से ज्यादा एग्जम्प्ट हम कर नहीं सकते। तो फिर आप ये आंसर सही करोगे। क्लियर है ये? अच्छा, चलो क्लियर है। हॉस्टल में भी ऐसे ही ध्यान रखना। ये हुआ पहला। दूसरी समस्या क्या है चिल्ड्रन एजुकेशन चिल्ड्रन हॉस्टल में, अगर किसी एम्प्लॉय के बच्चे हैं ही नहीं और उनको चिल्ड्रन हॉस्टल चिल्ड्रन अलावेंस एजुकेशन अलावेंस मिल रहा है, तो उसकी एग्जम्पशन नहीं होगी, वो फुल्ली टैक्सेबल होगा, क्योंकि बच्चा होगा तभी एग्जम्पशन है। बिना बच्चे के दिए जा रहा है, एम्प्लॉयर कह रहा है मेरे पैसे मेरी मर्जी, आप कहना ठीक है बट ये एग्जम्पशन नहीं मिलेगा, ये टैक्सेबल है। तीसरा पॉइंट, 2 पॉइंट बताया मैंने, अब तीसरा पॉइंट सुनिए। मान लीजिए लिखा है कि एम्प्लॉय के बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, और उम्र, एक की उम्र है 3 साल, एक की उम्र है 2 साल, एक की उम्र है 8 महीने। तीनों बच्चों के लिए चिल्ड्रन एजुकेशन अलावेंस मिल रहा है, तीनों बच्चों के लिए चिल्ड्रन हॉस्टल अलावेंस मिल रहा है। अब आपको साफ नजर आ रहा है कि ये तीनों बच्चे ना पढ़ने जाते हैं ना हॉस्टल में रहते। तो अब मन क्या कह रहा है आपका, एग्जम्पशन दे ना दे? बिल्कुल देना है। यानी स्कूल जाएं ना जाएं, पढ़ाई करें ना करें, फीस कम दें ज्यादा दें, कोई मतलब नहीं है। बच्चा है, एग्जम्पशन दो। बच्चा नहीं है, मिल रहा है, बच्चा नहीं है, एजुकेशन अलावेंस मिल रहा है, हॉस्टल अलावेंस मिल रहा है, फिर एग्जम्पशन नहीं देना। क्लियर है जी? क्लियर है। इसका एक बहरूपिया आता है एग्जाम में, वहां बच्चे गलती करते हैं। क्या? चिल्ड्रन अलावेंस। अब ये कैसा अलावेंस है भैया? तो बच्चों को लगता है शायद मिस्टेक हो गया है प्रिंटर से, चिल्ड्रन एजुकेशन मिस हो गया है ना, वो चिल्ड्रन अलावेंस दे रहे हैं। ऐसा कोई अलावेंस नहीं होता, और जो भी अलावेंस अटपटे आए जिसका कोई अता पता नहीं, वो लापता है, तो लापता लोगों को पहली कैटेगरी में डाल दिया कीजिए। मतलब सर फुल्ली टैक्सेबल क्या? हाँ फुल्ली टैक्सेबल। ये कैसा अलावेंस है? चिल्ड्रन अलावेंस बच्चों के लिए पैसे मिल रहे हैं, मतलब बच्चा पैदा करने के लिए मिल रहा है क्या? चिल्ड्रन अलावेंस क्या? तो ऐसे बहरूपिये आ जाते हैं जो क्वेश्चन में बच्चों को तंग करते हैं। क्या करें?
अच्छा, इसके बाद देखिए ट्राइबल एरिया अलावेंस 200 रुपए पर मंथ एग्जम्प्ट है। आउट स्टेशन या ट्रक ड्राइवर अलावेंस अलावेंस का 70% और 10,000 पर मंथ विच एवर इज लोअर एग्जम्प्ट है। ये तब एग्जम्प्ट होगा जब ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग में काम करने वाले कर्मचारी को जब ट्रक से वो बाहर जाते हैं, ट्रक लेकर बाहर जाते हैं, तो ट्रक ड्राइवर वगैरह को दिया जाता है। कंडीशन यह है कि एम्प्लॉय को डेली अलावेंस ना रिसीव हो रहा हो, क्योंकि डेली अलावेंस एक्स्ट्रा डेली के खर्चों के लिए मिलता है। अगर वो मिल रहा है तो फिर ये एग्जम्पशन नहीं मिलेगी। अंडरग्राउंड अलावेंस, कंपनसेटरी मॉडिफाइड एरिया अलावेंस और काउंटर इंसर्जेंसी अलावेंस, ये सब एग्जाम में चांसेस कम होते हैं आने के, क्योंकि ये एक्चुअल में इतनी एग्जम्प्ट है नहीं। ये एक एवरेज एग्जम्पशन मैंने लिखा है मैक्सिमम जगहों पर, जैसे हिल एरिया अलावेंस है, जैसे कंपनसेटरी मॉडिफाइड एरिया अलावेंस है। देश में अलग अलग जगहों पर अलग अलग रेंज की एग्जम्पशन दी हुई है, तो एग्जाम के लिए जो रेलिवेंट मानेंगे वो ये मानेंगे, इतना। अब 3 कैटेगरी तो आपको बता दी। कैटेगरी 1 फुल्ली टैक्सेबल, कैटेगरी 2 में एक्चुअल खर्चा करोगे ऑफिस पर्पस से एग्जम्प्ट, कैटेगरी 3 में खर्चा करो ना करो, जो लिमिट दी गई है उस लिमिट तक एग्जम्पशन रहेगी। इसके बाद आप जानते हो एचआरए, इसके बाद आप जानते हो एचआरए हाउस रेंट अलाउंस। एचआरए में एक्चुअल एचआरए, सैलरी का 40 या 50% और रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी, इन तीनों का लीस्ट वो एग्जम्प्ट होता है। 40 कब यूज करते हैं, 50 कब यूज करते हैं, ये हम डिस्कस करने वाले हैं। तो एचआरए की भी एग्जम्पशन है, ठीक है। अब न्यू टैक्स रिजीम में जितने अलावेंसेस आप जानते हो उसमें आप सिर्फ उंगलियों पर गिन लो कि ये वाले अलावेंस एग्जम्प्ट है, बस उंगलियों पे गिनना। कौन कौन से, जरा सुनिएगा। सबसे पहले बाकी सब देखिए, जो वैसे भी टैक्सेबल है वो वैसे भी टैक्सेबल है। जैसे ये टैक्सेबल है तो न्यू टैक्स रिजीम में भी टैक्सेबल ही होंगे ना। तो कैटेगरी 2 की एग्जम्पशन, कैटेगरी 3 वाली एग्जम्पशन और एचआरए एग्जम्पशन, इसकी बात हो रही है। तो गिन लीजिए उंगलियों पे। पहला, नंबर 1 ये एग्जम्पशन होगा, ये एग्जम्पशन होगा, ये एग्जम्पशन होगा। ट्रेवलिंग डेली कन्वेंस, एक्चुअल एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑफिस पर्पस, एग्जम्पशन है। ठीक, 3 दिख गया। नंबर 4, अपाहिज अपंग को मिलने वाला ट्रांसपोर्ट अलाउंस, बस। इसके अलावा कोई भी अलावेंस, यहां तक कि एचआरए, चिल्ड्रन एजुकेशन, चिल्ड्रन हॉस्टल, ट्राइबल एरिया, आउटस्टेशन अलावेंस, हेल्पर अलावेंस, एकेडमिक अलावेंस, यूनिफॉर्म अलावेंस, कोई भी अलावेंस जिसकी एग्जम्पशन आप सोच सकते हो, न्यू टैक्स रिजीम में एग्जम्पशन नहीं है। तो 4 में एग्जम्पशन पॉसिबल है। अलावेंसेस फुल्ली टैक्सेबल है न्यू टैक्स रिजीम। क्लियर है यहां तक? अब एचआरए को थोड़ा सा डिटेल में करने की कोशिश करते हैं, और आज आपको कुछ होमवर्क मिलेगा जो आप अच्छे से करना ट्राई, समझा कर मिलेगा, करा के मिलेगा। एचआरए में आपको ओल्ड टैक्स रिजीम है क्वेश्चन में, तभी एग्जम्पशन है, नहीं तो एग्जम्पशन एचआरए में नहीं है। एचआरए की अगर एग्जम्पशन क्वेश्चन में आया तो आपको सेक्शन याद रखना पड़ेगा 1013A। रूल 2A भी है बट याद मत रखिए, 1013A रखिए चलेगा। एक्चुअल एचआरए, सैलरी का 40 या 50%, रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी, इनका लीस्ट एग्जम्प्ट है, ये आप याद भी कर चुके हो। समस्या ये है कि 40 और 50 कब लगाएं वो भी आप जानते हो। 50 लगाते हैं मेट्रो सिटी के लिए, 40 लगाते हैं अदर सिटी के लिए। लेकिन मेट्रो सिटी में आप कंफ्यूज हो जाते हो कि कौन कौन सी मेट्रो सिटी है। भैया 4, दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, चेन्नई, बाकी कोई नहीं। सर बेंगलोर, अहमदाबाद नहीं, यही 4। तो ये गलती मत करना, सिर्फ यही 4 है मेट्रो सिटी, ठीक है। दिल्ली अगर मेट्रो सिटी है तो दिल्ली के आसपास के एनसीआर मेट्रो सिटी नहीं है। गुड़गांव है, नोएडा है, गाजियाबाद है, सोनीपत है, फरीदाबाद है, ये आसपास के इलाके हैं। क्या ये भी मेट्रो सिटी होंगे? नहीं। बॉम्बे मेट्रो सिटी है, उससे जुड़ा हुआ है पूना, क्या वो भी मेट्रो सिटी है? नहीं। तो दूसरी बात ये याद रखिए, पहली बात में क्या गलती होती है, मेट्रो सिटी पहचानना। दूसरी बात, मेट्रो सिटी के आसपास आप थोड़ा फैल जाते हो,
आपको लगता है दिल्ली है तो गाजियाबाद भी दिल्ली है, तो नोएडा भी दिल्ली है, तो गुड़गांव तो पक्का है, नहीं है। तीसरी गलती, आपने ये कंफर्म कर लिया कि गुड़गांव जो है वहां 40% लगेगा, दिल्ली है तो 50% लगेगा, ये कंफर्म हो गया। अब मान लीजिए गुड़गांव में जॉब करते हैं, दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली में रेंट पे कर रहे हैं, गुड़गांव में जॉब कर रहे हैं, जाने के लिए गुड़गांव जाते हैं, अब गुड़गांव वाला रेट लगाएंगे दिल्ली वाला। इसके रिवर्स, गुड़गांव में रहते हैं, दिल्ली में जॉब करते हैं, तब क्या करेंगे? आपका ध्यान होना चाहिए रेंट पे कहां हो रहा है, एचआरए है ना भाई, रेंट, तो रेंट कहां पे किया जा रहा है? अगर दिल्ली में पे कर रहे हैं, ऑफिस कहां है उससे फर्क नहीं पड़ता। कहना कि ऑफिस रेंट अलावेंस है कि हाउस रेंट अलावेंस है, हाउस रेंट तो हाउस देखो ना, ऑफिस क्यों देख रहे हो, ऐसे अपने दिमाग को कहना। हाँ, तो ऑफिस इग्नोर कीजिए, घर कहां है, दिल्ली में 50 लगा दो, गुड़गांव में 40 लगा दो, ठीक है। सैलरी के डेफिनेशन में आप यहां लेते हो बेसिक डीए फॉर्मिंग पार्ट और सेल बेस्ड कमीशन। बेसिक डीए फॉर्मिंग पार्ट, सेल बेस्ड कमीशन, बेसिक डीए फॉर्मिंग पार्ट, सेल बेस्ड कमीशन। डीए में अगर सर कुछ भी नहीं लिखा हो तो हमें हमेशा दिक्कत होती है कि उसे हम टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट या फॉर्मिंग पार्ट, एक ही बात है, माने कि ना माने। देखिए, इसमें आप कंफ्यूज मत होइए। अगर डीए में कुछ नहीं लिखा हो ना, तो मैं तो कहता हूं कि बिना दिमाग खर्च किए, बिना टाइम खराब किए, जो मन करे फॉर्मिंग मानने का तो मानो, नहीं तो नहीं मानो, नोट में लिखो और क्वेश्चन चालू करो। अब ऐसा मत करना कि एचआरए में फॉर्मिंग माना और दूसरी जगह आरपीएफ में नहीं माना फॉर्मिंग। भाई पूरे के लिए फॉर्मिंग मानोगे या पूरे के लिए नॉट फॉर्मिंग मानोगे? तो फटाफट से सोचना कि क्या करना है और अजम्पशन लिख के आगे बढ़ जाना। एक और आपको बात बता दूं, डियरनेस पे, अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय का क्वेश्चन है तो डियरनेस पे लिखा हो अगर, तो वो भी फॉर्मिंग पार्ट होता है सैलरी का, और उसको भी सैलरी के फॉर्मूले में यूज किया जाए। अब यहां पर एक बॉक्स बना हुआ है, इस बॉक्स को हम 2 मिनट में डिस्कस करेंगे। पहले हम एक सिंपल क्वेश्चन डिस्कस कर लें। ये एक सिंपल क्वेश्चन है, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? सिंपल क्वेश्चन है, इसको कैसे सॉल्व किया जाए बताइए। बेसिक सैलरी 2,40,000, डीए 10,000 रुपए है तो 1,20,000, फॉर्मिंग पार्ट दिया हुआ है, बोनस 2 महीने की बेसिक, मतलब कितना, 40,000। कमीशन देखिए 12,000 पर मंथ है, तो कमीशन फिक्स्ड कितना है? कमीशन में गौर कीजिए तो 2 तरह के कमीशन है, एक है फिक्स्ड 14,400 और एक है 20 लाख का 1.5%, कितना, 30,000। तो टोटल कमीशन आप आउटर कॉलम में तो लिखोगे 44,400, लेकिन ये याद रहे कि सेल बेस्ड कमीशन है 30,000। मेडिकल अलावेंस फर्स्ट कैटेगरी में है तो फुल्ली टैक्सेबल हो जाएगा। सर्वेंट अलावेंस फर्स्ट कैटेगरी में तो फुल्ली टैक्सेबल हो जाएगा, ये टाइम पास के लिए देते हैं, बेवकूफ बनाने के लिए। कन्वेंस अलावेंस सेकंड कैटेगरी में है, ओल्ड टैक्स रिजीम चल रहा है बेटा, नहीं तो सब गड़बड़ हो जाएगा, ओल्ड टैक्स चल रहा है, ठीक है। अब कन्वेंस अलावेंस में देखिए, जानबूझकर वो कह रहा है कन्वेंस अलावेंस सेकंड कैटेगरी में है, जितना खर्चा करोगे ऑफिस पर्पस से वो एग्जम्प्ट होगा। जानबूझ के तुम्हें ऐसे गुमराह करता है, अनयूटिलाइज्ड फॉर ऑफिस, मतलब खुद समझिए कि इसमें 60% एग्जम्प्ट होगा, क्योंकि 40% अनयूटिलाइज्ड रह गया, तो यूटिलाइज्ड कितना रह गया, 60, तो 60 एग्जम्प्ट हो जाएगा। रिसर्च अलावेंस सेकंड कैटेगरी में है। अब यहां पर देखो क्या है, एक्चुअल में तुमको कितना मिल रहा है, 2400 गुने में 12, 28,800, और तुमने एक्चुअल खर्चे 30,000 कर दिए। अब यहां 30,000 लिख के निगेटिव थोड़ी ले जाओगे, हमारा सिर्फ ये कंसर्न है कि 28,800 में एग्जम्प्ट कितना है, 28,800 पूरा खर्च हो गया। चिल्ड्रन एजुकेशन 270 पर मंथ है, 3 बच्चों का, अभी थोड़ी देर पहले किया था। यूनिफॉर्म अलावेंस में कुछ भी खर्च नहीं किया, ये सेकंड कैटेगरी में आता है, तो ये फुल्ली टैक्सेबल हो जाएगा। ट्रांसपोर्ट अलावेंस, क्या ये राम अपाहिज है? यस, तो ट्रांसपोर्ट अलावेंस में एग्जम्पशन मिलेगी
3200 पर मंथ, इससे कोई मतलब नहीं है, ये बेवकूफ बना रहे। और एचआरए की कैलकुलेशन हमें करनी पड़ेगी। चलिए एचआरए की कैलकुलेशन जरा करके देखें। एचआरए के लिए जब सैलरी लोगे तो सैलरी में पहले क्या लोगे, बेसिक सैलरी 240, डीए 120 है, 60% फॉर्मिंग है तो 72,000, और कमीशन सेल बेस्ड है 30,000। तो एचआरए की सैलरी कितनी आ गई, 3,42,000। अब एचआरए के फॉर्मूले में एक्चुअल एचआरए कितना मिल रहा है, 12,000 पर मंथ, तो 1,44,000। दूसरा 40 या 50 क्या लगाओगे, रेंट पुणे में दिया जा रहा है तो 40 लगाओगे। 40% किसका, सैलरी का। सैलरी अभी अभी मेरे साथ आपने निकाला है। और रेंट पेड कितना हो रहा है, रेंट पेड 1,20,000 माइनस 10% ऑफ सैलरी, ये अभी आपने सैलरी निकाला है। इनमें जो लीस्ट है दैट विल बी एग्जम्प्टेड, बाकी टैक्सेबल हो जाएगा। ग्रॉस सैलरी तक जब आप पहुंच जाओगे तो स्टैंडर्ड डिडक्शन ओल्ड टैक्स रेजिम में 50,000 दोगे, टैक्सेबल सैलरी आ जाएगी। डन है। आप चाहो तो 1 मिनट लगा लेना, ये मैंने करके आपको दे दिया, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन है, मेरे हिसाब से तो मैं अगर ये क्लास में होता तो मैं दूसरा क्वेश्चन बच्चों को कहता आप करो। आप करो में क्या दिक्कत है, इसमें दिक्कत क्या है मैं बता देता हूं। देखो है क्या, जैसे बेसिक सैलरी यहां कितना है, 16,000 रुपए पर मंथ। कैलकुलेटर चला फटाफट, 192। अब डीए देखो क्या है, डीए 80% है बेसिक का, तो जब आप इसका 80% निकालोगे वो रहा है 153,600। कमीशन 14,400। कन्वेंस अलावेंस में एग्जम्पशन दे देना, ट्रांसपोर्ट अलावेंस में अपाहिज नहीं है तो पूरा टैक्सेबल कर देना, ठीक है। अब बात आती है एचआरए की। एचआरए में पहले आपको वर्किंग नोट में सैलरी बनाना पड़ेगा। एचआरए की सैलरी में आपको बेसिक लेना है, डीए फॉर्मिंग लेना है। अब जरा देखिए 60% फॉर्मिंग है, ये 60 किसका है, डीए का है। तो डीए जितना है ना इसका 60 फॉर्मिंग है, और फिर है देखिए कमीशन तो सेल बेस्ड है ही नहीं, फिक्स्ड कमीशन है, तो कमीशन तो आएगा नहीं। इनको जोड़ लीजिए, ये आपके एचआरए की सैलरी बन गई। एचआरए की सैलरी एक बारी अगर आप बना दोगे तो फिर एचआरए में बड़ा आसानी है। एचआरए कितना मिल रहा है, बेसिक और डीए का 50%। तो देखिए बेसिक और डीए इनको जोड़िए, पूरा डीए, क्योंकि देखिए एचआरए देने वाला एम्प्लॉयर है, वो अपनी मर्जी से देगा, एग्जम्पशन तो गवर्नमेंट देती है। तो बेसिक और डीए टोटल मिला के उसका 50% एचआरए है। तो एक्चुअल में जो एचआरए है, तभी ये क्वेश्चन डिफिकल्ट है कि किसी किताब में क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि मैंने खुद बनाया है, किताब में कैसे मिलेगा। एक्चुअल एचआरए ये आ गया। अब आप एग्जम्पशन निकालना चाहो तो कैसे निकालोगे, पहली चीज क्या लेते हो, एक्चुअल एचआरए। दूसरा क्या लेते हो, 40 या 50% ऑफ सैलरी। तो नोएडा है तो 40 लोगे, 40 किसका लोगे, ठीक है। उसके बाद रेंट पेड कितना कर रहे हैं, 1,44, 10% ऑफ सैलरी। इनका लीस्ट विल बी एग्जम्प्टेड। तो ये क्वेश्चन भी आप सॉल्व कर दोगे, ग्रॉस सैलरी टैक्सेबल सैलरी कर दोगे, एचआरए की एग्जम्पशन वर्किंग नोट में आ जाएगा। अब यहां पर ये जो तीसरा क्वेश्चन है ये हमारे लिए एक नया सबक है। सबसे पहली बात कि जब तीसरा क्वेश्चन आएगा तो तीसरे क्वेश्चन में एचआरए कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन है, इसलिए वो बाकी बेसिक सैलरी के अलावा बहुत सारे इंफॉर्मेशन नहीं देगा, बहुत सारे अलावेंस परक्विजिट्स कुछ नहीं देगा, क्योंकि एचआरए ही कॉम्प्लिकेटेड है। 6 नंबर तक का एक्सपेक्ट कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चन।
एचआरए में यहां पर वो देखिए बॉक्स जो मैंने छोड़ा था, अभी देखेंगे यहां पर एक बॉक्स मैंने छोड़ा था, ये एचआरए की एग्जम्पशन सैलरी, एचआरए शहर कौन सा है, रेंट कितना है, इस पे निर्भर करता है। अगर ये चारों फैक्टर सैलरी, एचआरए, शहर और किराया, ये चारों फैक्टर पूरे साल कांस्टेंट है, तो आप एचआरए की कैलकुलेशन एग्जम्पशन की ईयरली कैलकुलेट करते हो, यानी कि जो 3 फॉर्मूला लेते हो, एचआरए एक्चुअल रिसीव्ड पूरे साल का लोगे, सैलरी का 40 या 50%, तो सैलरी पूरे साल की लोगे। एचआरए की सैलरी को मैं गोल्डन रूल बोलता हूं, तो आप भी गोल्डन रूल बोल सकते हो क्योंकि ये कई जगह यूज होगा। तो गोल्डन रूल जो लोगे पूरे साल के लोगे। तीसरी कैलकुलेशन है रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी, तो रेंट पेड भी पूरी साल के लोगे और 10% ऑफ सैलरी भी सैलरी पूरे साल का लोगे। तो कैलकुलेशन आपने क्या किया, ईयरली। ओके, लेकिन अगर इनमें से कोई भी फैक्टर बदल जाता है, पूरे साल में कांस्टेंट नहीं रहता, तो फिर कैलकुलेशन ईयरली नहीं होगा। फिर कैसे होगा, जरा देखिएगा। ये है क्वेश्चन, इसे देखिए। क्वेश्चन आपके पास होना चाहिए, नहीं है तो आप इसको फोटो क्लिक करो, इसका जरूरी है, बताऊंगा अभी। एक बार इसकी फोटो क्लिक करो, मैं इसको ऐसे डाल रहा हूं, फोटो क्लिक करो इसकी, जरूरी है, मैं समझाऊंगा क्यों। और अब यहां आ जाओ और जो फोटो तुमने क्लिक किया है उसके हिसाब से देखो कि यहां पर देखो क्या क्या चीजें बदल रही हैं। सैलरी 20,000 है 31 अक्टूबर तक, तो ये आपकी बेसिक सैलरी है। रेंट आपने 17,000 पे किया है दिल्ली में, 1 जनवरी से नोएडा चले गए हैं 15,000 में, तो ये रेंट है। और यहां शहर भी, ये शहर है, ये शहर है। फिर आपका जो और कुछ भी चेंज हुआ है क्या, नहीं, 2 चीजें बदली हैं। एक, जब 2 चीजें बदलेंगी तो आपको यहां से यहां तक के एचआरए को अलग एग्जम्पशन निकालना पड़ेगा, यहां से यहां तक के एचआरए की एग्जम्पशन अलग निकालनी पड़ेगी और यहां से यहां तक की अलग निकालनी, यानी 1 2 3 4 5 6 7 महीने का एचआरए अलग निकलेगा, 2 महीने का अलग निकलेगा और 3 महीने का अलग निकलेगा। लेकिन मेन शीट कैसे बनेगा, मेन शीट में कोई दिक्कत नहीं है, वो पूरे साल की बनाई जाती है, टैक्स पूरे साल की इनकम पर है। तो आप जो ये 7 2 3 महीने कह रहे हो, ये क्या कह रहे हो, ये मैं वर्किंग नोट में एचआरए की जो एग्जम्पशन निकाल रहे हैं ना, ये वर्किंग नोट 3 बनेंगे। 7 महीने की एचआरए एग्जम्पशन अलग, 2 महीने की अलग, 3 महीने की अलग। कैसे, आइए पहले क्वेश्चन सामने रखते हैं, ये आप एक बार ही देख लो, क्वेश्चन को सामने रख के ये ड्रॉ करके देखो, फोटो लेना चाहो या ड्रॉ करके देखो, ये जरूरी है। थैंक यू। हाँ जी, तो देखिए इसमें करना क्या है, ये रहा क्वेश्चन आपके सामने। सबसे पहले इस क्वेश्चन को मुझे टाइमलाइन में डालना पड़ेगा, टाइमलाइन जो आपके सामने दिख रहा है, ये टाइमलाइन में जब मैं क्वेश्चन डालूंगा तो अब मैं सॉल्यूशन के समय मैं ये देखूंगा कि मुझे बेसिक सैलरी कितनी मिल रही है, 20,000 7 मंथ, 21,000 5 मंथ, तो ये आ गया हमारा 2,50,000। डीए क्वेश्चन में है 10,000 रुपए पर मंथ और फिक्स है, पूरे साल बदल नहीं रहा है, तो डीए हमारा 1,20,000 हो गया।
इसके अलावा सिर्फ हमारे पास एचआरए है, और एचआरए पूरे साल में 1,44,000 मिल रहा है, 12,000 रुपए पर मंथ। एग्जम्पशन में ड्रामेबाजी है, तो एग्जम्पशन को आप वर्किंग नोट में डालकर इसको ग्रॉस सैलरी पहुंचा दीजिए। यहां स्टैंडर्ड डिडक्शन तो मिलना ही है ओल्ड टैक्स रिजीम में, 50,000 रुपए, तो ये आपकी टैक्सेबल सैलरी आ गई। तो फॉर्मेट आपका पूरा हुआ, बस आपके पास ये और ये जगह भरने को रह रहा है। एग्जाम भी इसी अप्रोच से करना है। उससे क्या होगा, एक फॉर्मेटिंग कंप्लीट होने के बाद कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हमें सिर्फ एचआरए निकालना है। अब एचआरए में क्या करेंगे हम, एचआरए की एग्जम्पशन में देखिए, मेन शीट आप ध्यान से देखिए, पूरे 12 महीने की एक साथ बनाई है कंबाइंड। एचआरए भी मैं एग्जम्प्ट पूरे 12 महीने की एक साथ अमाउंट लिखूंगा, कैलकुलेशन 3 टुकड़ों में करूंगा। ये लॉ में लिखा है, इसलिए ऐसा नहीं कि मैं कर नहीं सकता एक साथ। लॉ में लिखा है कि अगर कुछ चेंज होता है तो आप उतने टुकड़ों में करोगे। 7 महीने सब कुछ कांस्टेंट रहा तो मैं 7 महीने की एचआरए अलग निकालूंगा एग्जम्पशन। तो पहले मुझे 7 महीने की सैलरी लेनी पड़ेगी। सैलरी मतलब बेसिक, डीए, फॉर्मिंग पार्ट, सेल बेस्ड कमीशन। सेल बेस्ड कमीशन है नहीं। डीए 10,000 पर मंथ है, 70% फॉर्मिंग है, तो 10,000 का 70% कितना होता है जी, 7,000। 7 महीने का मुझे सैलरी निकालना है, तो 7 महीने का कितना हो गया, 49,000। शुरुआत में सैलरी 20,000 रुपए पर मंथ है 7 महीने के लिए, तो 1,40,000। तो एचआरए की सैलरी ये आ गई। एक्चुअल एचआरए 12,000 रुपए एचआरए मिल रहा है 7 महीने का, 84,000। शुरू में वो दिल्ली में रह रहा है तो 50% ऑफ सैलरी। रेंट पेड वो कितना कर रहा है, 17,000 पर मंथ, तो 7 महीने का रेंट माइनस 10% ऑफ सैलरी। तीनों में लीस्ट आ रहा है 84,000। तो एक तो ये एग्जम्प्ट हो गया 7 महीने के एचआरए में, 84,000 एग्जम्प्ट है, 84,000 एग्जम्प्ट। फिर मुझे 2 महीने के लिए अलग निकालना है, क्योंकि 2 महीने बाद फिर से चीजें बदली हैं। अब 2 महीने की सैलरी में बेसिक लोगे आप 21,000 रुपए, 22 है, सॉरी 22,000 रुपए, 22,000 गुने में 2, और डीए है आपका 10,000 पर मंथ, 70। आप सामने रखो क्वेश्चन, जो मैंने कहा था आपको उसको फोटो लेना है। डीए है 10,000 पर मंथ, 70% फॉर्मिंग है, तो 7,000 रुपए हुआ एक महीने का फॉर्मिंग। 2 महीने का डीए लेना है 14,000 रुपए, ये सैलरी आ गया। फिर एक्चुअल एचआरए 2 महीने की, अभी भी दिल्ली में रह रहा है, क्योंकि दिल्ली में वो दिसंबर तक रहा है। तो नवंबर दिसंबर में भी दिल्ली में रह रहा है, तो 50% ऑफ सैलरी, 50% ऑफ सैलरी लोगे। रेंट पेड 14,000 रुपए, 17,000 रुपए, 2 महीने का 34,000, 10% ऑफ सैलरी। इस बार लिस्ट क्या आ रहा है, इस बार भी यही लिस्ट आ रहा है, कोई बात नहीं। लास्ट के 3 महीने इसी पैटर्न पर आप निकालेंगे, जिसमें आपका एचआरए एक्चुअल सैलरी का 40% आ जाएगा, बिकॉज आप बदल गए हो, आप नोएडा चले गए हो। रेंट 15,000 हो गया 3 महीने का, 45,000। सैलरी 3 महीने की कैसे निकालेंगे, 22,000 रुपए 3 महीने की बेसिक। डीए 7,000 पर मंथ है, 10,000 है, 70% फॉर्मिंग है, तो 7,000 है, 3 महीने का 21,000। ये सैलरी आ गया। इसका 40%, 10% यूज करते हुए ये एग्जम्पशन आई है। तो तीनों एग्जम्पशन अलग अलग आप जोड़ दोगे तो ये फाइनल एग्जम्पशन होगा, और इस फाइनल एग्जम्पशन को आप यहां शो करोगे। चेक कर लो। आप चेक कर सकते हो। वैसे तो पॉज कर लेना चाहिए आपको। तो अब यहां पर प्रश्न ये उठता है कि अलाउंसेस की हमने कैटेगरी बना दी। फर्स्ट कैटेगरी, उसमें एग्जम्पशन नहीं है, आप जो मर्जी खर्च करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। सेकेंड कैटेगरी में ऑफिस पर्पस से जितना खर्च करोगे उतना एग्जम्प्ट है। थर्ड कैटेगरी में एग्जम्पशन हमने फिक्स कर दिया है, आप खर्चा करो ना करो उससे फर्क नहीं पड़ता। और एक एचआरए की कैटेगरी अलग ही बना दी, 1013A, जिसमें एग्जम्पशन की कैलकुलेशन हमने देखा कि कैसे होता है।
अब यहां पर एक सेक्शन है 10 सब सेक्शन तो नहीं बोलते, क्लॉज 7। 10 क्लॉज 7 कहता है 10 क्लॉज 7 कहता है कि अगर कोई सिटीजन ऑफ इंडिया है, अगर कोई सिटीजन ऑफ इंडिया है और वो गवर्नमेंट जॉब से आउटसाइड इंडिया जॉब कर रहा है, गवर्नमेंट जॉब। अब गवर्नमेंट जॉब आउटसाइड इंडिया क्या होता है जी? एम्बेसी। गवर्नमेंट जॉब आउटसाइड इंडिया क्या होता है? एम्बेसी। तो उनको जो भी अलावेंसेस और परक्विजिट्स मिलेंगे इंक्लूडिंग डीए, वो सब के सब फुल्ली एग्जम्प्ट है सेक्शन 10(7) में। और आपको मैं बता दूं कि सेक्शन 10(7) न्यू टैक्स रिजीम में भी एग्जम्प्टेड है। तो सेक्शन 10(7) कहां अप्लीकेबल होता है? जितने भी आउटसाइड इंडिया में इंडियन एम्बेसी है, वहां जो स्टाफ है हमारे अपने सिटीजन ऑफ इंडिया, जिसको भारत सरकार सैलरी दे रही है, उनके लिए ये सेक्शन 10 क्लॉज नंबर 7 अप्लाई होता है। और उनको एग्जम्पशन हमने क्या दी है? सारे अलावेंसेस इंक्लूडिंग डीए और सारे परक्विजिट्स भी कोई वैल्यू नहीं होगा। सोचिए ऐसा क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ गया 3 नंबर का और ढेर सारे अलावेंस वगैरह आ गए, परक्विजिट्स 2-3 आ गए, तो आपका दिमाग खराब हो गया कि 3 नंबर में इतना कुछ कैसे करेंगे, जबकि इतना कुछ करना ही नहीं है। बेसिक लेना है, कमीशन है तो वो ले लो, फीस है तो वो ले लो, अलावेंस के नाम से जो भी एग्जम्प्ट करो, परक्विजिट्स के नाम से जो भी एग्जम्प्ट करो, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है ये। यूएनओ वालों की एग्जम्पशन मिलती है, यूएनओ वालों को भी अलावेंसेस एग्जम्प्ट होते हैं, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जज के भी अलावेंसेस एग्जम्प्ट होते हैं, तो बट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब यहां पर हम आते हैं प्रोविडेंट फंड में। प्रोविडेंट फंड होते हैं 2 प्रकार के। सर पक्का 2 प्रकार? जी। एक एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड और एक पब्लिक प्रोविडेंट फंड। पब्लिक के अंदर एम्प्लॉय भी आ सकता है, नॉन एम्प्लॉय भी। पब्लिक मतलब पब्लिक कोई भी आ सकता है। पब्लिक प्रोविडेंट फंड में कोई भी ओपन करवा सकता है। इस पैसे में जो भी वो जमा करता है 80C में उसका डिडक्शन मिलता है। जो भी ब्याज उसके ऊपर अक्रू होता है वो फुल्ली एग्जम्प्टेड है। जो अंत में पैसा उनको मिलेगा वो फुल्ली एग्जम्प्टेड है। तो पीपीएफ का काम हो गया खत्म, सैलरी में उसका कोई रोल भी नहीं है। दूसरा प्रोविडेंट फंड होता है ईपीएफ, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड में 3 टाइप होते हैं, रिकॉग्नाइज, अनरिकॉग्नाइज और स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड। रिकॉग्नाइज अनरिकॉग्नाइज दोनों ही प्रोविडेंट फंड एक्ट 1952 से गवर्न होता है, और स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड एक्ट 1925 से गवर्न होता है। स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड में एम्प्लॉयर जितना कंट्रीब्यूट करेगा आपके लिए वो फुल्ली एग्जम्प्ट है। जो उसके ऊपर ब्याज एवरी ईयर अक्रू होगा वो भी फुल्ली एग्जम्प्ट है। आपका खुद का जो कंट्रीब्यूशन है, आप कौन एम्प्लॉय? मैं एम्प्लॉयर। प्रोविडेंट फंड है एसपीएफ। मेरा जो कंट्रीब्यूशन है आपको, हम बोलते हैं उसको क्या? पसीना। एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन मतलब पसीना, एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन मतलब खून। कल को बाइफरकेट करना पड़े तो खून पसीना क्लियर होना चाहिए। खून मतलब एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन, पसीना मतलब एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, और ब्याज खून पसीने की कमाई, ब्याज। ओके, यहां ये एसपीएफ है। आप एम्प्लॉय, में एम्प्लॉयर, मेरा जो कंट्रीब्यूशन आपके लिए है सैलरी में एवरी ईयर फुल्ली एग्जम्प्टेड। जो एवरी ईयर इंटरेस्ट अक्रू होगा एसपीएफ में फुल्ली एग्जम्प्टेड। जो आपका कंट्रीब्यूशन है वो एटीसी में डिडक्शन के लिए आएगा। ऑब्वियसली ओल्ड टैक्स रेजिम में था वो एटीसी मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। रिटायरमेंट पर जो आपको टोटल पैसे मिलेंगे एसपीएफ का वो फुल्ली एग्जम्प्टेड होगा। तो एसपीएफ मैंने करवा दिया। अगर इसको पढ़ना चाहें तो ये पढ़ लीजिए।
आपका कंट्रीब्यूशन एटीसी में यूज होगा, मेरा कंट्रीब्यूशन फुल्ली एग्जम्प्टेड, ब्याज फुल्ली एग्जम्प्टेड, लास्ट में जो पैसा मिलेगा फुल्ली एग्जम्प्टेड। ठीक। अब बारी आती है आरपीएफ की। जो मेरा कंट्रीब्यूशन है, एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है, वो सैलरी के 12% तक एग्जम्प्ट है, उसके ऊपर टैक्सेबल है। सैलरी का मतलब एचआरए वाली सैलरी, इसका मतलब हम कहेंगे गोल्डन रूल ऑफ सैलरी, इसका मतलब हम कहेंगे बेसिक डीए फॉर्मिंग पार्ट सेल बेस्ड कमीशन। 12% तक एग्जम्प्ट है, उसके ऊपर टैक्सेबल है मेरा कंट्रीब्यूशन। ब्याज 9.5% तक एग्जम्प्ट है, उसके ऊपर टैक्सेबल। आपका कंट्रीब्यूशन एटीसी में यूज किया जाएगा और लास्ट में रिटायरमेंट पर जब आरपीएफ से पैसा मिलेगा तो वो फुल्ली एग्जम्प्टेड है। शर्त यह है कि सर्विस 5 साल कम से कम पूरी हुई हो, जिसको हम कहते हैं CYS, कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस 5 साल होना चाहिए। अब यहां कुछ ट्रिकी चीजें हैं, वो समझते हैं। आपका कंट्रीब्यूशन आरपीएफ में एटीसी में आएगा, मेरा कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉयर का 12% ऑफ सैलरी एग्जाम, बाकी टैक्सेबल। सैलरी मतलब गोल्डन रूल मतलब बेसिक सैलरी, डीए फॉर्मिंग पार्ट, सेल बेस्ड कमीशन, एचआरए वाली। ब्याज 9.5% तक एग्जाम, उसके ऊपर टैक्सेबल। ब्याज कैसे कैलकुलेट करते हैं, वहां पर बच्चे फंसते हैं, मैं बताता हूं। जैसे आरपीएफ का क्वेश्चन है, आरपीएफ में 11% के रेट से ब्याज मिल रहा है और ये ब्याज है 39,600। तो अगर 39,600 का ब्याज 11% के रेट से है तो 9.5% के रेट से कितना है, वो एग्जम्प्ट हो जाएगा, बाकी टैक्सेबल हो जाएगा। ये आउटर कॉलम का पार्ट हो गया। उसके बाद रिटायरमेंट पर जो आपको पैसा मिलेगा वो फुल्ली एग्जम्प्टेड है। शर्त यह है कि 5 साल सर्विस पूरी हुई। मान लीजिए किसी वजह से एम्प्लॉय मर गया, बीमार हो गया, मजबूरी में छोड़ना पड़ा, पैसे लेने पड़े क्योंकि बीमारी बिल्कुल डेंजरस बीमारी है, कुछ इस तरह की चीजें हैं, तो उस केस में भी एग्जम्पशन है। तो ये थ्योरेटिकल पार्ट है, एग्जाम ओरिएंटेड नहीं है। बस एक बात याद रखना है कि 5 साल कंप्लीशन के पूरे होंगे तो ही आरपीएफ के विड्रॉल एग्जम्प्ट किए जाते हैं। अच्छा, अब आता है यूआरपीएफ। यूआरपीएफ में जब लास्ट में पैसा निकलता है तभी टैक्सेबल है। तो यानी यूआरपीएफ में मैं जितना कंट्रीब्यूट करूंगा आपके लिए, उसका सैलरी शीट में कोई यूज नहीं करना है, टैक्सेबल भी नहीं करना। आपका जो कंट्रीब्यूशन है उसका एटीसी भी नहीं मिलेगा आपको, और जो हर साल का ब्याज है उसका भी कोई टैक्स ट्रीटमेंट नहीं होगा ड्यूरिंग लाइफ टाइम ऑफ एम्प्लॉयमेंट। यूआरपीएफ में मेरा कंट्रीब्यूशन पूरे लाइफ कोई टैक्स ट्रीटमेंट नहीं होगा, आपका कंट्रीब्यूशन पूरे लाइफ एटीसी नहीं मिलेगा और ब्याज का भी कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा, क्योंकि जब रिटायर होंगे आप और यूआरपीएफ से पैसे निकालेंगे वो पूरा टैक्सेबल है, फुल्ली टैक्सेबल। देखिए, आपका जो कंट्रीब्यूशन आपको रिटर्न मिल रहा है वो तो इनकम है नहीं, क्योंकि आपके इनकम से ही आपने दिया था। तो जो रिटायरमेंट पर मेरा कंट्रीब्यूशन आपको मिला और जो ब्याज मिला, ये दोनों फुल्ली टैक्सेबल है। मेरा कंट्रीब्यूशन फुल्ली टैक्सेबल है सैलरी हेड में, ब्याज के 2 बाइफर्केशन होंगे। मेरे कंट्रीब्यूशन का जो ब्याज है वो सैलरी हेड में फुल्ली टैक्सेबल है, आपके कंट्रीब्यूशन का जो ब्याज है वो अदर सोर्सेज में फुल्ली टैक्सेबल है। न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे और क्लैरिटी आएगी, लेकिन ये रहा आपका प्रोविजन। ठीक, पब्लिक प्रोविडेंट फंड का मैंने ट्रीटमेंट बता ही दिया है। पीपीएफ में आप जो कंट्रीब्यूट करते हो एटीसी में एवरी ईयर आप उसका डिडक्शन ले सकते हो, ब्याज का कोई ट्रीटमेंट नहीं होता, लास्ट में जो पैसा मिलता है दैट विल बी फुल्ली एग्जम्प्टेड। एक होता है सुपर एनुएशन फंड, अप्रूव्ड सुपर एनुएशन फंड। यह एक्स्ट्रा फंड बनाया जाता है। यहां पर जो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करता है वो एक लिमिट तक एग्जम्प्ट है, उसके बियॉन्ड टैक्सेबल हो जाएगा। वो लिमिट क्या है वो हम पढ़ेंगे अगली क्लास में। एम्प्लॉय का जो कंट्रीब्यूशन है वो एटीसी में यूज कर सकते हैं और ब्याज यहां हो जाता है फुल्ली एग्जम्प्टेड, लेकिन एक लिमिट, एक कंडीशन में ब्याज भी टैक्सेबल होता है। तो वो सारी चीजें हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि एसएएफ एनपीएस के बाद करने में मजा आएगा। एनपीएस बड़ा टॉपिक है जिसको हमने डिडक्शन में भी कवर किया है, आपको याद होगा मोटा मोटा। तो इसके आगे हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके, याद करके चलना है। 1-2 क्वेश्चन जो मैंने आज कराया है वो, और आपका मन जो करे एचआरए के करने का क्वेश्चन, एचआरए अलावेंसेस जिसमें आ रहा हो वो कर डालिए।
मैं तो कराऊंगा ही, अच्छे क्वेश्चंस रखे वो कराऊंगा।